अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बच्चों, हम लोग जिस सबक की बात कर रहे हैं वो क्या है? हम बात कर रहे हैं कि हमारे जिस्म में जो फाजिल मादे निकलते हैं या जो इखराजी महासलात निकलते हैं, ऐसे मादे जो गैर ज़रूरी है, तो उनको हमारे जिस्म से बाहर कैसे किया जाता है। तो हमने कहा कि जब हम खाना वगैरह खाते हैं या हमारे जिस्म में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है फिर उसकी वजह से हमारे जिस्म में क्या बनता है? खराजी मादे, वेस्ट मटेरियल। जैसे हमारे घर में हम काम करते हैं तो हमारे घर में कचरा निकलता है, तो हर दिन कचरा क्या करना होता है? घर से बाहर करना। वैसे ही हमारे जिस्म में भी हम बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में क्या बनता है? कचरा, मतलब खराजी महासला। उनको हमारे जिस्म से क्या करना है? खारिज करना है। तो अब ये जो कचरा है, यानी ये जो खराजी महासलात है, बहुत अलग अलग तरह के। कौन कौन से? तो हमने एक नाम पढ़ा था, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इसी तरह से कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं और कुछ आयंस भी होते हैं। लेकिन इस सबक में हम जिसको स्पेशली समझने वाले वो कौन से वाले खराजी महासलात हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। फिर मैंने कहा था कि जो अमोनिया ये हाईली टॉक्सिक होता है, यूरिया ये लेस टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड ये कम से कम जहरीला होता है। तो अमोनिया को अगर निकालना है तो ज्यादा पानी चाहिए, यूरिया को अगर निकालना चाहिए तो कम पानी चाहिए, यूरिक एसिड को निकालना है तो उससे भी कम पानी चाहिए। बेसिकली ये सब क्यों? तो हमने कहा कि जितने भी जानदार हैं उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी। अगर पानी में रहने वाले जानदार वेस्ट मटेरियल को अमोनिया की शक्ल में निकाल दें तो उनको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उनके आजू बाजू पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है। पानी खराब भी हुआ तो कोई इशू नहीं आएगा, पानी लॉस भी हुआ तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन हमारे जिस्म में, यानी हम मैमल्स है, हम जमीन पे रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहां पर हर वक्त हमारे अतराफ में पानी की मिकदार ज्यादा नहीं है। तो फिर हमको अगर वेस्ट निकालना है तो हम अमोनिया की शक्ल में नहीं निकाल सकते, क्योंकि अमोनिया की शक्ल में अगर इखराजी महासलात को निकालना है तो पानी की मिकदार ज्यादा चाहिए। इसलिए हमने क्या किया? हमने बर्री तताबुक मतलब टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन, जमीन के हिसाब से हमने हमारे अंदर क्या लेकर आइए? तब्दीली। वो तब्दीली क्या है कि जो भी अमोनिया है, अमोनिया को हम किस में तब्दील कर दें? यूरिया या यूरिक एसिड। याद आ रहा है? फिर हमने उसके बाद कहा कि हमारे जिस्म से जो इखराजी मादे निकलते हैं तो अलग अलग जानदारों में उसके लिए अलग अलग ऑर्गन है। तो हमने कुछ नाम पढ़े थे, जैसे हमने माल्फिजियन ट्यूब्यूल पढ़ा था, किडनी पढ़ा था, प्रोटोनेफ्रेडिया दैट इज फ्लेम सेल पढ़ा था, और इसी तरह से नेफ्रेडिया पढ़ा था। तो अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ा था। हमने दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करे थे, सादा और पेचीदा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। याद आ रहा है ना? कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल क्या थी? किडनी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? इंसानी निजाम इखराज। इंसानों में जो निजाम इस्तिखराज होता है वो कैसा होता है? आलिया बाजी, कैसा होता है? अच्छा होता है। क्या क्या होता है इसमें? उसमें क्या होती है? किडनी, किडनी की पेयर होती है, यूरेटर की पेयर होती है, मसाना, है ना? कल भी हमने पढ़ा था, यूरेनरी ब्लडर, और आखिर में क्या होती है? यूरेथ्रा। फिर हमने कहा कि ये जो किडनी होती है कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी मतलब किडनी का कलर क्या होता है? हाँ, सेम के बीज की तरह होती है। सेम को बीज देखे ना तुम लोगों ने? क्या नहीं देखे? कल मेरे को मिला था, मैं जेब में लाने वाला था लेकिन रख दिया मैंने। सेम का बीज उस दिन समझा रहा था, किसी को याद ही नहीं आ रहा था। तो सेम का बीज की तरह होती है। हाँ, मिल गया था मेरे को सेम का बीज। तो सेम के बीज की तरह होती है। कलर कैसा होता है ना? भूरा, लाल रंग का, थोड़ा थोड़ा पिंकिश, है ना? पिंकिश नहीं, लाल रंग का। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये जो होता है इसके पास जो कॉनकेव शेप है और एक है कॉन्वेक्स। तो यहाँ साइड में क्या होती है? यहाँ पर खून की नाली अंदर जा रही है, यूरेटर अंदर जा रहा है और नर्व्स, न्यूरॉन्स। फिर हमने कहा कि यहाँ पर अंदर अगर जाएंगे तो एक फन्नेल शेप है, खीफ नुमा, रीनल पेल्विस। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो कैलिक्स है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो रीनल पिरामिड्स है, मेड्यूलरी पिरामिड। और इधर साइड से जाएंगे तो बाहर कैप्सूल है, टफ लेयर है। फिर अंदर जाएंगे तो कॉर्टेक्स है और अंदर जाएंगे तो मेड्यूला है। याद आ रहा है? ऐसे पढ़े थे हमने। ओ सुफियान मियां। और उसके बाद फिर हमने कहा कि ये जो मेड्यूलरी पिरामिड है इसमें क्या होती है? फंक्शनल यूनिट, जिसको क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। याद आ रहा है? तो हमने कहा कि नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और एक होता है ये रीनल ट्यूब्यूल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पीले कलर का दिखाई दे रहा है। फिर हमने कहा कि ये जो पीले कलर की है ना, ये जो ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस में हमने कहा कि ये जो लांजी है एफरंट आर्टिकल, दूसरा हमने होता है एफरंट, खून लाने का काम, खून ले जाने का काम। याद आ रहा है? फिर इस तरह से हमने आगे बात की थी। और रीनल ट्यूब्यूल, तो रीनल ट्यूब्यूल में हमने पहले कहा कि वो जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला जाता है? बूमस कैप्सूल।
बूमस कैप्सूल के बाद क्या होता है, थोड़ा सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको होता है पीसीडी। फिर उसके बाद होती है हेयर पिन जिसको ना हेनलेस लूप, हेनलेस लूप में डिसेंडिंग, हेनलेस लूप में असेंडिंग, और आगे क्या होती है डीसीटी। याद आ रहा है? तो लास्ट लेक्चर में हमारा यहां तक हुआ था और हमने कहा कि ये जो डीसीटी है यह आगे जाके एक और नली में खुलती है। इस नली को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट, जमा करने वाली नली या जमा करने वाली नाली। ये इधर कर दिया, और एक ये जो है ना लाइन, ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, ये लाइंस को बोला है नेफ्रॉन। समझा? ये लाइंस जो है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है लाइंस में क्यों बताए, क्योंकि वो स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए कि कितने नंबर है उसके 1 मिलियन 10 11 ना 10 लाख। ठीक है नाउ अब हम आगे कह रहे हैं कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां किसी को कोई डाउट है क्या? फातिमा, अहमद, ठीक नाउ अब इससे आगे हम बात कर रहे हैं नेफ्रॉन के बेसिक स्ट्रक्चर की। हमने बात की तो हमने कहा रेनल ट्यूब्यूल में 4 स्ट्रक्चर होते हैं, बूमस कैप्सूल, पीसीडी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और आखिर में कलेक्टिंग डक्ट। नाउ अब यहां पर जो नेफ्रॉन है उसके अंदर 2 टाइप है। जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन के अंदर 2 टाइप है। ठीक है, उससे पहले एक और कंसेप्ट है कि नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन माल्पीजियन कार्पसल्स, पीसीटी और डीसीटी, ये जो होता है ये गुर्दे के कॉर्टिकल हल्के में पाया जाता है। अगर आपको याद होगा तो हमने क्या बनाए थे स्ट्रक्चर कि ये फॉर एग्जांपल ये गुर्दा है और गुर्दे के अंदर हमने कहा कि ये 2 स्ट्रक्चर है इस तरह के। ये कौन सा वाला है? कॉर्टेक्स, और ये रीजन कौन सा है? मेडियोला। ठीक है, तो वो क्या करें कि ये जो माल्पीजियन कार्पसल्स है, माल्पीजियन कार्पसल्स किसको कहते हैं? ये माल्पीजियन कार्पसल्स है, या उसको कहा जाता है रीनल कार्पसल्स। माल्पीजियन कार्पसल्स का मतलब क्या होता है? जब बूमस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, याद आ रहा है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़े शायद, ये बूमस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? माल्पीजियन कार्पसल्स। तो हम क्या कहते हैं? ये माल्पीजियन कार्पसल्स प्लस पीसीटी प्लस डीसीटी, ये तीनों भी जो साख्ते हैं ये गुर्दे के अंदर कहां पर मौजूद होती है? ये गुर्दे के कॉर्टिकल हल्के में पाई जाती है, यानी ये वाली जगह पर। बात समझ में आई? और उसके बाद क्या है? लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले किडनी में कहां पर होता है? मेडियोला के अंदर। कहां पर होता है? मेडियोला के अंदर। तो बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास नेफ्रॉन की किडनी में लोकेशन की अगर बात करते हैं तो नेफ्रॉन की लोकेशन कैसी होती है? यहां पर होता है बूमस कैप्सूल, यहां पर होता है पीसीटी, और यहां होता है लूप ऑफ हेनले, और यहां कौन होता है? डीसीटी। तो बेसिक कंसेप्ट यहां पर समझना है कि जो लूप ऑफ हेनले है और जो बाकी के 3 पार्ट है, तो लूप ऑफ हेनले की लोकेशन कहां पर है? लूप ऑफ हेनलेस की लोकेशन कहां पर है? लूप ऑफ हेनलेस की लोकेशन कहां पर है? मेड्यूला। बाकी की बूमस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी, इन तीनों की जो लोकेशन है वो कहां पर है? कार्डियक। एग्जाम में इस पर सवाल पूछा गया है कि किडनी के अंदर बूमस कैप्सूल यानी माल्पीजियन बॉडी, माल्पीजियन कार्पसल्स, तीसरा पीसीडी और डीसीडी, इनकी लोकेशन कहां है? इनकी लोकेशन किडनी के बाहर की साइड में, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्डियक। और लूप ऑफ हेनले की लोकेशन कहां पर है? किडनी के मिडल में, अंदर की साइड में, और वो कौन सा रीजन है? मेडियोला। नाउ अब ये जो लूप ऑफ हेनले की लोकेशन है कहां पर है? मेडियोला में। इसकी बुनियाद पे नेफ्रॉन को 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। क्या मतलब है? ज्यादातर जो नेफ्रॉन होती है उसमें लूप ऑफ हेनले जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है,
लूप ऑफ हेनले की लेंथ क्या रहेगी? छोटी। और मीडियोला में वो थोड़ा ही अंदर की तरफ जा पाता है। अब उसकी हाइट अगर थोड़ी है तो उसकी लोकेशन मीडियोला के बहुत ज्यादा अंदर होंगी क्या? नहीं। इसलिए उस वक्त वो जो लूप ऑफ हेनले होती है वो इस तरह से दिखाई देती है। ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है? कॉर्टेक्स। ये वाला जो रीजन है ये कौन सा है? मेडियोला। अब अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है। लूप ऑफ हेनले बहुत छोटी होने की वजह से अब वो मेड्यूलरी रीजन में बहुत ज्यादा डीप, बहुत अंदर नहीं जा रही है। तब इस नेफ्रॉन का नाम पड़ जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड करेगा कहां से? कॉर्टेक्स से मेड्यूला। हम उसको आगे देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं क्या कि हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो नेफ्रॉन हमारे पास है, बात को समझिए। हमारी बात पहले क्या चली? हमारी बात ये चली कि मेड्यूला में कौन होता है, कॉर्टेक्स में कौन होता है। कॉर्टेक्स में कौन कौन होता है? माल्फिजियन, कार्पसस, पीसीटी, डीसीडी। और मेड्यूला में कौन होता है? लूप ऑफ हेनले, हमेरा। फिर हम ये कह रहे हैं कि लूप ऑफ हेनले की जो लेंथ है, अगर कुछ नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो उन नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले की लेंथ है वो छोटी है। छोटी होने की वजह से वो मेड्यूला में बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकता। तो उन नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है? उन नेफ्रॉन को कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, ये टाइप। दूसरा, कुछ नेफ्रॉन ऐसी होती है जिनमें लूप ऑफ हेनले वो बहुत बड़ी है, या लेंदी है, या लॉन्ग है, या लंबी है। अब वो जितनी लंबी होंगी उतना ज्यादा वो कहां जाएंगी? मीड्यूला के अंदर। तो वो मीड्यूला के अंदर आसानी से क्या हो जाता है? जा पाती है। जो नेफ्रॉन मीड्यूला के अंदर जाती है क्योंकि उसका लूप ऑफ हेनले लंबा है, बड़ा है, उस तरह के नेफ्रॉन को कहा जाता है जक्स्टा मीडियोलरी नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? जक्स्टा मीडियोलरी नेफ्रॉन। तो यहां पर देखिए ये लूप ऑफ हेनले इसकी बहुत लॉन्ग है। लॉन्ग होने की वजह से वो इतने बड़े मीड्यूलरी रीजन के अंदर चला गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है? जक्स्टा। जक्स्टा आमतौर पे जब ये जक्स्टा वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है क्रॉस, क्रॉस करना। यानी दो रीजन को ये आसानी से क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, उसको आसानी से बीच तक जा रहा है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप। नेफ्रॉन की दो किस्में। कौन कौन सी दो किस्में हैं? एक है जक्स्टा, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। क्या नाम है एक का? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। और दूसरे का नाम क्या है? कॉर्टिकल। क्या नाम है दूसरे का? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है। तो दो तरह के नाम आपने याद रखना है कि एक का नाम है जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन और दूसरे का नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है। तो ये जो दो टाइप है नेफ्रॉन के, ये दोनों टाइप किसकी बुनियाद पर है? लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। हेनलेस लूप की लंबाई कितनी है, इस बुनियाद पे नेफ्रॉन के भी दो टाइप है। याद रहेगा, एक रहेगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा रहेगा जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। याद रहेगा ना। अब इसके आगे कि जो इफरंट आर्ट्रियोल है, कौन है? इफरंट आर्ट्रियोल। इफरंट आर्ट्रियोल मतलब जो ब्लड को क्या करने वाली? ग्लोमेरुलस से दूर लेके जाने वाली है। याद रहेगा। तो ये इफरंट आर्ट्रियोल क्या करती है? ये इफरंट आर्ट्रियोल जो कहां से निकल रही है? ग्लोमेरुलस से। ये इफरंट आर्ट्रियोल क्या करती है? ये इफरंट आर्ट्रियोल रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड में एक जाल बनाती है। क्या बनाती है? रीनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक बारीक कैपिलरी का क्या बना देती है? जाल। यानी ये जो इफरंट आर्ट्रियोल है ये कौन है? खून की नली। कौन है ये? खून की नली। और ये जो खून की नली है ये क्या बना देती है? जाल। और किसके अराउंड में जाल बना रही है? रीनल ट्यूब्यूल्स। किसके अराउंड में बना रही है? रीनल ट्यूब्यूल्स, जिसको कहा जाता है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या कहा जाता है इसको? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। नाउ अब मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझाता हूं। ये दिख रहा है? ये कौन है? ये है एफरंट।
ये है एफरंट, ठीक है, और ये एफरंट है और ये कौन है, इफरंट। तो इफरंट यहां पर आगे चल के इसने क्या बना दिया, ये पूरा रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड में क्या बना दिया इसने, पूरा खून की नालियों का क्या बना दिया है, जाल बना दिया। इस पूरी खून की नालियों के जाल का नाम क्या रखा गया है, इस पूरी खून की नालियों का जाल रखा गया है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। क्या नाम रखा गया है इसका, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि ग्लोमेरुलस से निकलने वाली इफरंट आर्ट्रियोल, एग्जाम में बच्चे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, इफरंट है या एफरंट है। तो इफरंट नाली से एक पूरा जाल बनेगा और उस जाल का नाम क्या रखा गया है, पेरी टिब्यूलर कैपे। देखो आमतौर पे ना लफ्ज जो होते हैं वो शक्ल की बुनियाद पे। पेरी का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है अतराफ में। पेरी का मतलब क्या है, अतराफ में, यानी हम उसको आमतौर पे क्या कहते हैं, आजू और बाजू, है ना, आजू बाजू जो बोलते हैं हम लोग चारों तरफ, तो उसको बोलते हैं पेरी। ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब, यानी ये जो ब्लड वेसल है ये किस तरह की है, ट्यूब की तरह है। और कैपिलरीज मतलब किसकी बनी हुई है, खून की नली। कौन सी खून की नली, छोटी छोटी, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी किसके आजू बाजू जाल बना रही है, रीनल ट्यूब्यूल यानी नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपने याद रखना है क्या, कि जो इफरंट आर्ट्रियोल है वो जब आगे बढ़ती है तो फिर वो बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज जिसका एक जाल बनता है, जो क्या बनाती है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है। नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये समझ में आता है तो आगे का बहुत बड़ा कंसेप्ट है वो आपको समझ में आएगा। वो क्या, कि ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में से एक कैपिलरी है, एक छोटी सी बारीक नली है, इस जाल का एक छोटा सा वेसल, ये लूप ऑफ हेनले के बराबर दौड़कर, लूप ऑफ हेनले के बराबर दौड़ के, यानी रन रन कर रहा है, उसके बाजू में रन कर रहा है, उसके बराबर में रन कर रहा है, और उसका जो शेप बनता है वो कैसा बनता है, यू शेप। उसको कहा जाता है वासा रेक्टा। क्या नाम रखा गया उसका, वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा बनाता है। अब ये जो वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा अगर हम बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये जो वासा रेक्टा है या तो मौजूद नहीं होता, यानी ये एब्सेंट होगा, या तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है, छोटा होता है। क्यों, क्यों, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा क्या है, वासा रेक्टा ये खून की एक नाली है, और खून की ये वो नाली है जो किसके बराबर में है, लूप ऑफ हेनले। और अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि लूप ऑफ हेनले की लेंथ किसमें ज्यादा है, जक्सा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले की लेंथ छोटी है। अब या तो लूप ऑफ हेनले छोटी रहेंगी या लूप ऑफ हेनले गायब रहेंगी। तो जब अगर लूप ऑफ हेनले ही नहीं है तो उसके बाजू चलने वाली कोई खून की नली रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है। तो इसीलिए यहां पर यह बोला गया है कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें वासा रेक्टा या तो होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो उसकी हाइट क्या रहेगी, छोटी, दोनों को क्रॉस करेगा, उसको हम आगे देखने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बन रही है, जो ब्लड वेसल का जाल बन रहा है, खून की नालियों का जो जाल बन रहा है, उसमें एक स्पेशल नाली है, एक स्पेशल नली है। उस स्पेशल नली का नाम क्या रखा हुआ है, वासा रेक्टा। क्या नाम रखा हुआ है, वासा रेक्टा। और वो वासा रेक्टा जो होती है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होती है, या तो नहीं रहेंगी, और रही भी तो छोटी रही, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटी ही होती है। बात समझ में आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखना। क्या नाम है, वासा रेक्टा। मेरा को क्या तकलीफ है, नहीं नहीं खोला है, हाँ खोलो उसको, खालिद।
नाउ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है? पेशाब का बनना। हमारे जिस्म में जो यूरिन बनता है, जो पेशाब बनता है, वो कैसे बनता है? हमने कहा कि हमारे जिस्म के अंदर जो किडनी है, किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन करना किसका करना? पानी का, खून का। किसका फिल्ट्रेशन करना? खून का। जैसे घर में चाय की छन्नी रहती है ना, चाय की छन्नी किसको छानती है? पानी को। हाँ बोला ना, चाय को। वैसा हमारी किडनी किसको छानती है? खून को। याद रहेगा सुफियान? तो खून को छानने के बाद क्या मिलेगा? खून को छानने के बाद क्या मिलेगा? पेशाब, सॉरी, क्या मिलेगा? यूरिन। क्या मिलेगा? यूरिन। नाउ पेशाब की तश्कील या यूरिन के फॉर्मेशन में तीन अहम अमलियात जुड़े होते हैं। अमलियात मतलब ये अपना उर्दू वाला अमलियात नहीं है, ठीक है? अमल, तीन प्रोसेस जुड़े होते हैं जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलर तख्तीर। तख्तीर मतलब फिल्ट्रेशन। तख्तीर का मतलब क्या होता है? फिल्ट्रेशन। तो एक है ग्लोमेरुलर तख्तीर, दूसरा स्टेप होता है, इसको कहा जाता है दोबारा इंजज़ाब, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं इफराज। तो बेसिकली यहां पर तीन स्टेज है। एक है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब तख्तीर। दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन मतलब दोबारा इंजज़ाब, दोबारा इंजज़ाब। और तीसरा क्या है? सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब इफराज। क्या होता है? इफराज। अब अगर धीरे धीरे अगर ये तीनों चारों स्टेज को देखेंगे तो जैसे मैंने अभी बोला कि ये कौन है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से क्या निकलेंगे? इफरंट आर्ट्रियोल। ये इफरंट आर्ट्रियोल सब के आजू बाजू एक नेटवर्क बनाएंगे, उसमें से एक जो नली रहेंगी जो यहां पर किसके आजू बाजू है? लूप ऑफ हेनले। इसका मतलब ये कौन है? वासा रेक्टा। इसका मतलब ये वासा रेक्टा का कोई तो भी बहुत बड़ा काम है ना? अब वो क्या है, कैसा है, हम उसको आगे देखने वाले हैं, ठीक है? नाउ तो तीन स्टेजेस है। कौन कौन सी तीन स्टेज है? फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, दोबारा इंजज़ाब, और तीसरा क्या है? सिक्रेशन, इफराज। नाउ अब अगर हम बात करते हैं पेशाब की तश्कील के मामले में, तो हम क्या कहते हैं? पेशाब की तश्कील का जो सबसे पहला स्टेप है वो है खून का छन्ना, फिल्ट्रेशन, खून का छन्ना। खून का ये जो छन्ने का अमल है ये कहां पर होता है? ये अमल होता है ग्लोमेरुलस में। कहां पर होता है? ग्लोमेरुलस में। इसलिए ये जो तख्तीर का अमल है, ये जो छानने का अमल है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर तख्तीर। समझ में आया? ग्लोमेरुलर तख्तीर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तख्तीर का जो अमल हो रहा है वो कहां हो रहा है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब गुच्छा। किसका गुच्छा? कैपिलरी का, खून की नालियों का गुच्छा। उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लोमेरुलस। तो जब ग्लोमेरुलस में खून के छन्ने का अमल होगा, इसलिए उस स्टेप का नाम क्या बन गया? ग्लोमेरुलर तख्तीर। याद रहेगा ना? दूसरी चीज, गुर्दे के जरिए एक मिनट में, कितने मिनट में? एक मिनट में 1100 से 1200 मिलीलीटर खून क्या होता है? छनता है। यानी हमारे जिस्म में हमेशा पर मिनट, एक मिनट में खालिद मियां क्या होता है? 1100 से लेकर 1200 ml पर मिनट खून को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? तख्तीर की जाती है, छाना जाता है। अब अगर थोड़ी देर के लिए अगर बात करते हैं क्या कि ये जो खून की अमाउंट है, ये जो क्वांटिटी है खून की, कितनी? 1100 से 1200। ये पूरे खून का लगभग कितना रहेगा? 1/5। कितना रहेगा? 1/5 हिस्सा ये मुकर्रर करता है। यानी हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म से एक मिनट में कितना लीटर खून जाता है? 5 लीटर। यानी हम क्या कहते थे? 5000 ml। अब ये 5000 ml में से कितना किडनी को जा रहा है? 1100। यानी अगर ये 5 हिस्से हैं तो ये उसका कितना हिस्सा हो गया? 1। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? 1/5। तो हमेशा एक मिनट में हमारे जिस्म में कितना खून छनता रहता है? 1100 से, दोनों किडनी मिला के, दोनों किडनी मिला के 1100 से 1200 ml खून को क्या करते हैं? छानते। यानी अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर।
हर मिनट में 1 लीटर क्या होता है हमारा क्षमता रहता है। अब ये जब खून क्षमता है तो क्या होता है कि 1 मिनट में दिल के हर एक वेंट्रिकल के जरिए क्या होता है बाहर निकलता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 1 मिनट में वेंट्रिकल कितने बार धड़केगा 72 टाइम। तो 72 टाइम वो 70 ml ब्लड क्या करेगा बाहर भेजता रहेगा। याद आ रहा है ना, जिसको हम क्या कहते थे स्ट्रोक वॉल्यूम। और 1 मिनट का कार्डियक आउटपुट। चलिए माशाल्लाह। नाउ ग्लोमेरुलर जो कैपिलरी है उसके खून की दबाव की वजह से 3 तहों में खून क्या होता है छनता है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि ये जो फिल्टर है यानी तख्तीर करने का जो अमल है, जैसे आप चाय की छन्नी से चाय छान रहे सुफियान मियां, तो अब आप क्या करते हैं चाय ऊपर से इस तरह से प्रेशर से डाल रहे हैं, तो पानी जब उस वो जो चाय है वो छन्नी पे जब गिरती है तो चाय का उसके ऊपर वो जो चाय है उसका क्या पड़ रहा है एक दबाव एक प्रेशर। अगर छन्नी के अंदर धीरे 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 पूरी पत्ती अगर ज्यादा हो जाए तो अब आप जब ऊपर से चाय डाल रहे होते हैं और वो फिल्टर नहीं हो रही है तो आप क्या करते हैं एक चम्मच लेते हैं और उसकी वजह से प्रेशर बनाते हैं, है ना, तब जाके क्या होती है वो पूरी चाय नीचे से छन जाती है। तो किडनी भी ऐसा ही प्रेशर जनरेट करती है। किडनी क्या करती है जो ब्लड है वो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। क्या बोला जाता है उस प्रेशर को क्या बोला जाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड, या उसको हम बोलेंगे खून का दबाव। क्या बोलेंगे उसको खून का दबाव, उसको बोला जाता है गई। देखो जरा अब क्या होता है ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी प्रेशर क्या जनरेट करता है वो ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी प्रेशर। तो यहां याद रखना है क्या कि खून जब ग्लोमेरुलस से पास होगा तो खून को छानने के लिए वहां पर क्या बनेगा प्रेशर दबाव, और उस दबाव का नाम क्या रखा गया है ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी प्रेशर, या आप उसको क्या बोलेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी खून का दबाव। ठीक, अब जब खून यहां से जाएगा तो खून को छानने के लिए यहां पर 3 तह बनेगी। कितनी तह बनेगी 3। अब वो 3 तह कैसा बनती है हाँ सुफियान मियां तुम्हारे बॉडी में कितना खून है हाँ अभी नॉर्मल सबके 5 लीटर ही रहना चाहिए। अब कोई हो सकता जिसमें 5 लीटर से थोड़ी कम हो जाएगी, हो सकता, जरूरी नहीं है, लेकिन खाना पीना खाया करो, सॉरी पानी ज्यादा पिया करो। नाउ अभी तक हमारी बात चल रही है, हमारी बात किससे चल रही है, हमारी बात ये चल रही है कि यहां पर 3 तह होती है जिनसे खून क्या होता है चलता है। पहली जो लेयर है आलिया बाजी वो है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की एपिथेलियम। पहली जो लेयर है वो कौन है एपिथेलियम। क्या है एपिथेलियम। और ये एपिथेलियम किसकी है, ये एपिथेलियम ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल किसकी है, ये ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। ठीक है, इसका मतलब ये जो एपिथेलियम है ये एपिथेलियम किसकी है खून की नली की। सबर सबर आ रहा हूं मैं उस पर। ठीक है, दूसरा दूसरा कौन है, दूसरा बूमस कैप्सूल की एपिथेलियम। दूसरा कौन है एपिथेलियम। और एपिथेलियम किसकी बता रहा है वो किसकी बता रहा है बोमस कैप्सूल। और तीसरी जो लेयर है तीसरी लेयर कौन है अक्सर अरे बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में बराबर लिखा क्या मैंने ना, बता रहा हूं ना। अब ये कौन है, ये है खून की नली, यानी इससे क्या बनने वाला है हमारे जिस्म का ग्लोमेरुलस। तो ये ब्लड वेसल है। अब ये जो ब्लड वेसल है उसकी जो वॉल है
ये वॉल भी क्या करेगी, मदद करेगी किसमें, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। तो ये जो वॉल है किसकी, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की, इस वॉल का नाम क्या रखा गया है, इस वॉल का नाम है एपिथेलियम। ठीक है। अब ये जो एपिथेलियम है, ये पुरानी बुक में उसका नाम एपिथेलियम है, लेकिन नई बुक में उसका नाम क्या है, ठीक है। तो आपके पास वहां जो है ना, वहां उसमें सिर्फ इस तरह लिख लिए, क्योंकि ये जो एपिथेलियम ये अंदर है, अंदर होने की वजह से उसका नाम क्या रख दिया, एंडोथेलियम। बस इतना ही है। ठीक है। दूसरा, ये जो बूमस कैप्सूल है ना, ये बूमस कैप्सूल ये इस तरह से कप शेप रहेगा। ठीक है। तो इसकी जो लेयर है, उस लेयर का नाम क्या रखा गया है, एपिथेलियम। क्या नाम रखा गया उसका, एपिथेलियम। तो एक है एंडोथेलियम और दूसरी कौन है, एपिथेलियम। तो एंडोथेलियम किसकी है, ब्लड वेसल। किसकी है, एंडोथेलियम ब्लड वेसल। और ये ब्लड वेसल किसकी है, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। तो ये जो खून का बंच है, सॉरी, खून की नालियों का जो बंच है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। उस ग्लोमेरुलस की जो भी दीवार है, पाइपलाइन की जो दीवार है, उस दीवार को क्या बोला जाता है, एंडोथेलियम, क्योंकि वो अंदर की जानिब आ रही है। और जो बूमस कैप्सूल है, उस बूमस कैप्सूल की जो दीवार है, उसका नाम क्या रखा हुआ है, एपिथेलियम। और बूमस कैप्सूल की जो दीवार है एपिथेलियम, और खून की नाली की जो दीवार है एंडोथेलियम, उनके बीच में जो स्पेस है, उनके बीच में जो रखा हुआ मादा है, उसका नाम क्या रख दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये थोड़ा थोड़ा किसके जैसा है, डिफ्यूज, लंग्स वाला याद आ रहा है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हमने पढ़े थे। एल्वियोलाई की दीवार, खून की दीवार, उसके बीच में बेसमेंट, याद आ रहा है। हाँ, नहीं यहाँ यहाँ रगड़ वाला नहीं, यहाँ डिफ्यूजन वाला है। तो वहां डिफ्यूजन था, यहाँ क्या है, फिल्ट्रेशन। यहाँ क्या है, फिल्ट्रेशन। यहाँ छन्ने का अमल है, वहां पर पास होने का अमल था, क्योंकि वहां क्या थी, गैसेस। यहां पर तो बाकी के सॉलिड मटेरियल रहेंगे, जिनको क्या करना है, छानना है। समझ में आया। तो यह बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि जब हम ये कहते हैं कि खून के छन्ने का अमल होता है, वो भी कहां पर होता है, ग्लोमेरुलस में। इसलिए इस स्टेप का नाम क्या बन गया, ग्लोमेरुलर तख्तीर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हर मिनट में 1100 से 1200 ml खून फिल्टर होता है, छन्ना जाता है। तीसरी, कि इसको छानने के लिए जो प्रेशर की जरूरत पड़ती है, उस प्रेशर का नाम क्या रखा हुआ है, ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी प्रेशर। और जब ये प्रेशर काम करता है, तो जो मेम्ब्रेन है, जो छन्नी है जिसके द्वारा वो छन रहा है, तो उसको बनाने की 3 लेयर काम करती है। एक लेयर है खून की नाली की, एक लेयर है बूमस कैप्सूल की, और उनके बीच में एक लेयर है। तो खून की नाली की जो लेयर है वो कौन है, एंडोथेलियम। बूमस कैप्सूल की जो लेयर है वो एपिथेलियम। और उन दोनों के बीच में जो सब्सटेंस है, उनको क्या बोला गया है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ अब एक और चीज, बूमस कैप्सूल का जो एपिथेलियम है, उस एपिथेलियम को बनाने वाले स्पेशल खलिए हैं, स्पेशल सेल है। उन स्पेशल सेल का नाम क्या है, पोडोसाइट्स। क्या नाम है, पोडोसाइट्स। नाउ अगर आपको याद होगा, तो मैं इस तरह की शक्ल की बात कर रहा हूं। किस तरह की शक्ल की बात कर रहा हूं, ये है बूमस कैप्सूल, ठीक है, और यहां से जाने वाली है खून की नली, और ये खून की नली के बीच में सुफियान मियां, तो ये जो लेयर है इसका नाम क्या रखा हुआ है, एंडोथेलियम। इसका नाम क्या है सुफियान, देखो कान खोल के देखो, चलिए माशाल्लाह जाग रहे हैं आप लोग। हाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो तीसरी लेयर है ये वाली लेयर का नाम क्या है, एपिथेलियम। ठीक है। अब यहां पर एक और स्पेशल बात है, वो क्या है
कि ये जो एपिथेलियम है ना, यहां पर जो खलिए है वो स्पेशल टाइप के खलिए है। एंटिक पीस है वो, ठीक है। ये जो खलिए हैं, इन खलिए का नाम आयशा बाजी यहां पर क्या रखा गया है, यहां पर रखा गया है पोडोसाइट। क्या नाम रखा गया है? पोडोसाइट। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले भी हमने है ना पोडो वर्ड पढ़ा हुआ है। पोडो, जहां पर भी हम पोडो बोलते हैं ना, पोडो, पोडो का मतलब क्या होता है? पोडो का मतलब होता है फीट, पाँव। कौन से पाँव? गलत पाँव। हाँ, काजी पैर, है ना, जिसको हम क्या कहते थे? फॉल्स फीट। मतलब वो दिखते पाँव लेकिन है क्या पाँव? नहीं। तो वैसा ये जो दिख रहा है ना आपको, इसके ये लिम्स है, यानी थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ, जिसकी मदद से वो क्या करेगा? आगे आगे बढ़ेगा। अमीबा के जैसा। क्या बात है मौलाना, बहुत बढ़िया। अमीबा के जैसा आगे आगे बढ़ने वाला। याद आ रहा है? काजी पाव हमने पढ़ा था। तो इसीलिए यहां पर क्या नाम पड़ा? पोडो। और चूंकि वो सेल है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? साइड। समझा? तो यहां पर जो स्पेशल सेल है उनका नाम क्या रखा हुआ है? पोडोसाइट। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बूमन्स कैप्सूल की लेयर है, और अब देखो मैंने वो जो पोडोसाइट बनाया वो कौन सी वाली लेयर पे बनाया? एपिथेलियम। और ये एपिथेलियम भी किधर है? अंदर है या बाहर है? अब सुन लो, बूमस कैप्सूल के लिए ये तो मेम्ब्रेन के हिसाब से हो गया, अब बूमस कैप्सूल के हिसाब से बाहर है या अंदर है? बूमस कैप्सूल के हिसाब से भी अंदर है, क्योंकि बूमस कैप्सूल की ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है? बाहर की। तो अगर आपको याद होगा जब हमने कप शेप स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो कप शेप स्ट्रक्चर के टाइम पे मैंने ये बोला था कि इसके अंदर दो लेयर होती है, एक लेयर होती है अंदर की और एक लेयर होती है बाहर की। तो यहां पर पोडोसाइट सेल बूमस कैप्सूल की एपिथेलियम में भी अंदर वाली लेयर पे, एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया ओल्ड बुक में, लेकिन न्यू बुक में ये है। याद रहेगा? याद रखना है। दूसरी चीज ये पोडोसाइड है। अब एक और चीज कि ये जो पोडोसाइड है ये इस कदर पेचीदा तरीके से सजे होते हैं, यानी अरेंज किए होते हैं। अरेंजमेंट है ना, सजावट। तो यहां पर ये जो खलिए हैं ये इस तरह से सजे हुए, या इनको इस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है कि इनके बीच में से इनके बीच में से होल, इनके बीच में से क्या बन जाते हैं? इनके बीच में से छोटे छोटे क्या बनते हैं? सुराख। एज पर आलियावादी क्या बन जाते हैं? होल। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोर। क्या बोले जाते हैं? पोल। इनको कहा जाता है, या तो इनको कहा जाता है फिल्टर स्लिट्स। क्या बोला जाता है इनको? फिल्टर स्लिट्स। या इनको बोला जाता है स्लिट पोर। क्या बोला जाता है? स्लिट पोर। जैसा हमारी चाय की छन्नी में क्या होते हैं? होल, सुराख, जिसकी मदद से चाय क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। वैसे ही यहां पर ये जो सेल है इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि इनके बीच बीच में छोटे छोटी क्या बन जाती है? पोर, सुराख, होल। और ये सुराख और होल से क्या होगा? जो भी खून के अंदर सब्सटेंस होंगे वो क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे। और नतीजे में यहां पर क्या जमा हो जाएगा? यहां पर नतीजे में सारा का सारा कचरा जमा हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल जमा होगा। और ये वेस्ट मटेरियल फिर इस तरह से जिस्म से क्या करेगा? बाहर निकलेगा। तो बेसिक कंसेप्ट यहां पर क्या रखना है कि ये जो बूमस कैप्सूल है, इस बूमस कैप्सूल में कौन सा अमल हो रहा है? अमल तख्तीर। तो अमल तख्तीर में यहां पर ग्लोमेरुलस से जो भी खून छनेगा, उससे जो भी वेस्ट मटेरियल बनेगा, वो वेस्ट मटेरियल बूमस कैप्सूल के कहां आके जमा हो जाएगा? लूमन। लूमन मतलब खाली जगह। कहां पर आके जमा हो जाएगा? खाली जगह में आके जमा हो जाएगा। तो बेसिक कंसेप्ट यहां पर याद रखना है कि इंडोथेलियम खून की नली की दीवार है, बेसमेंट मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन के बीच की जगह है, और एपिथेलियम किसकी है? बूमस कैप्सूल। और इस एपिथेलियम के अंदर स्पेशल टाइप के खलिए हैं जिनका नाम क्या है? पोडोसाइट। और ये पोडोसाइट को ऐसा सजाया कि उनके बीच बीच में क्या बन गया है? सुराख, होल, पोर, जिसका नाम क्या रखा हुआ है? फिल्टर स्लिट्स, या क्या नाम का रखा है? सेल स्पोर। अब आखिरी बात कि जब यहां से खून पास होता है, यहां से खून लाएगा कौन? एफरेंट आर्टियोल। यहां से लेकर जाने वाला कौन है? एफरेंट आर्टियोल। जब खून यहां से पास होगा
तो इस खून के अंदर जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं वो सब ठंड जाएगी। खून के अंदर जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं वो सारी की सारी छोटी छोटी चीजें कहाँ आके जमा हो जाएगी? लूमन में, खाली जगह में। और जो भी बड़ी बड़ी चीजें होंगी वो खून के अंदर बाकी रह जाएगी। तो जब कभी भी छोटी छोटी चीजें पास हो जाती है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा। छोटी सी छोटी चीज को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा। इसीलिए यहां पर यह कहा जाता है कि जब ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होता है? प्लाज्मा का तकरीबन सभी तरकीबी अज्जा। प्लाज्मा के तरकीबी अज्जा कौन है? पानी। प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है? याद आ रहा है? पानी, प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? कौन से 3 प्रोटीन? ग्लोबी। याद आ रहा है ना? हाँ, बस मेरे को याद दिलाने का था। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स, ग़िज़ाइयत, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। याद आ रहा है ये सब? तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब ये खून जाता है तो प्लाज्मा के सभी तरकीबी अज्जा, सभी तरकीबी अज्जा मतलब पानी और सब, सिर्फ किसको छोड़ के? प्रोटीन। उन सब के बजाय सिर्फ प्रोटीन को छोड़ के सब के सब वुमेन्स कैप्सूल की लूमन में क्या हो जाते हैं? दाखिल हो जाते हैं, यहां आके जमा हो जाते हैं। इसलिए इस तरीके को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है इसको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यानी ये जो तख्तीर का अमल है, ये तख्तीर का अमल भी बाला तख्तीर कहलाता है। क्या कहलाता है? बाला तख्तीर। बाला तख्तीर मतलब फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन भी किसका? छोटे से छोटे अज्जा का। छोटा सा छोटा भी अगर कोई चीज रहेगी तो वो सब क्या करेंगी? खून से निकल जाएगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जैसा आप लोगों ने देखा होगा ना, अल्ट्रा प्योर वाटर। हेमा मालिनी ऐड यार, तुमको क्या लगा? अब खैर वो हमारे मौलाना को नहीं मालूम हेमा मालिनी कौन है, तुमको नहीं मालूम होना चाहिए ना? तुमको नहीं मालूम? पहली बार उनके पास थोड़ा अलग नाम है ऐसा। महेश बाबू। हाँ। अच्छा ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है? अल्ट्रा। तो याद रखना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और उसी का नाम क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो एग्जाम में 2 नाम पूछा जा सकता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फिल्ट्रेशन का अमल कहां पर हो रहा है? ग्लोमेरुलस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस फिल्ट्रेशन के अमल में छोटी सी छोटी अज्जा भी बाहर निकलकर कहां जमा हो जाती है? लूमन में। याद रहेगा? जैसा हमारा आजकल हमारे पास तेल आता है ना, तेल खाने का, उसके पैकेट पे देखो लिखा हुआ होता है अल्ट्रा प्यूरिफाई। वो तेल पीना, वो तेल खाना ही है, वो तेल इस्तेमाल नहीं करना, उससे कैंसर के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, थोड़ा सा कच्चा कच्चा तेल थोड़ा सा मिक्स। जैसा हम ना, अभी तुम लोगों को, मेरे को नहीं मालूम, तुम लोगों में से कितने लोगों को औरंगाबाद का पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझी होंगी? ऐसा हुआ क्या? या फिर तुम लोग अगर यहाँ से मुंबई जाएंगे, बम्बई में अगर पानी पीएंगे ना तो तुमको वो पानी से कभी प्यास बुझेंगी नहीं। क्यों? वो अल्ट्रा प्योर वाटर होता है। अल्ट्रा प्योर वाटर। हाँ, क्योंकि क्योंकि उसमें हमारा जो पानी होता है ना, हमारा जो पानी होता है, हमको कौन सा पानी पीने की आदत है? होटल पे गए, है ना, ये पानी पीने की अपने को आदत है। अब इतना साफ पानी हमारा, अल्ट्रा प्योर वाटर हमको नहीं मतलब सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि हमको एक हैबिट है कि हमारी किडनी को आदत है गंदा पानी, गंदा मतलब वो उसको भी क्या करती है, लेकिन बहुत अच्छा पानी मिला तो किडनी को काम करने को मिलता है। तो अपनी को प्यास क्या होती है? ज्यादा लग जाती है, क्योंकि पानी जो होगा वो यूरिन के फॉर्म में। तो ऐसे ही कहीं आप गए तो अब यहां से आगे गौर करो थोड़ा सा कि ऐसी जगह जहां पर बहुत अल्ट्रा प्योर वाटर मिलता है, एक तो आपकी प्यास बुझती नहीं है, दूसरा आपको यूरिन बार बार आता है। फिल्टर बहुत फास्ट होता है। चलिए नाउ, अब एक और 5 मिनट में एक और कंसेप्ट है, इसको लेके हम ये टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। नाउ सना, क्या बात नहीं समझ में आई बच्ची? साजिदा, मेड्यूलरी नेफ्रॉन में
वासा रिक्ता रहेगा, क्योंकि मेड्यूलरी नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है उसकी लेंथ क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और कॉर्टिकल में क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कॉर्टिकल में जो लूप ऑफ हेनले है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो हाइट है, इसका जो लंबाई है वो कम है ना। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है, वो क्या है कि एक मिनट में गुर्दे के जरिए छनने वाले मख्तर को यहां इंग्लिश में बोला जाता है फिल्ट्रेट। क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेट। यानी छानने के बाद जो चीज मिलेंगे ना उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो एक मिनट में गुर्दे के जरिए छानने के बाद जो मख्तर मिलेगा, जो फिल्ट्रेट मिलेगा, उसकी जो मिकदार होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है, उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोला जाता है इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या होती है वो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको क्या बोला जाता है, GFR। तो ये GFR किसको कहते हैं, GFR एक मिनट में गुर्दे के जरिए जितना फिल्ट्रेट बनेगा उसकी क्वांटिटी को बोला जाएगा, जितना बनेगा। जैसा आप चाय को छान रहे हैं, चाय को छानने के बाद आपके पास जितनी पत्ती बच रही है उस पत्ती को आप क्या बोल रहे हैं, मख्तर, फिल्ट्रेट। रिटेंटेंट जो होता है, रिटेंटेंट और फिल्ट्रेट, तो जो नीचे चला गया वो रिटेंट, ठीक है। हाँ क्या, हाँ क्यों, हाँ अब किए बेचारों ने इसमें मफूल, मफूल वाला ना काम करने वाला, जिस पर हो रहा और फाइल कर रहा, ठीक। चलो ये बायोलॉजी वाले पूरे हैंग हो जाएंगे, अब इधर ध्यान दो। तो उसको क्या कहते हैं, GFR ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि एक तंदुरुस्त आदमी की अगर बात करेंगे, जैसे सुफियान तंदुरुस्त आदमी, तो इसमें GFR लगभग एक मिनट में कितना होता है, 125 मिलीलीटर। यानी एक मिनट में कितना मख्तर बनना चाहिए, एक मिनट में जो मख्तर बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 125 ml। कितना बनना चाहिए, 125 ml, मिलीलीटर। अब अगर इस 125 को अगर आपने एक मिनट के बजाय 60 घंटे, यानी वन डे, या आप उसको क्या बोल दे, एक दिन, तो एक दिन में ये कितना हो जाता है, 180 लीटर। 180 लीटर बोले तो कितना हो रहा, आधा ड्राम हो रहा है क्या, एक कैन रहती है ना 180 लीटर, छोटी सी कैन, उतना यूरिन हमारे बॉडी से निकलता है। कितना निकलता है, 180 लीटर। एक मिनट में 1100 से 1200 फिल्टर होगा। तो एक मिनट में जब 1100 से 1200 फिल्टर हो रहा, तो उससे कचरा यानी जो फिल्ट्रेट बन रहा वो कितना बन रहा है, 125 ml। पूरे दिन में जब वो होता तो पूरे दिन में कचरा कितना बनता है, 180 लीटर, यानी फिल्ट्रेट कितना बनता है, 180 लीटर। लेकिन पेशाब जो हमारे बॉडी से निकलता है वो 180 लीटर होता है क्या, ऐसा बोले तो 18 बार भी गए तो 1-1 लीटर छोड़, समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता। हमारे बॉडी से यूरिन कितना बनता है, हमारे बॉडी से पेशाब कितना निकलता है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी से जो पेशाब बनता है, जो पेशाब रिलीज होता है, वो सिर्फ होता है 1.5 लीटर। कितना होता है सिर्फ, यानी 1 लीटर पूरे दिन में, ठीक है। लेकिन बनता कितना है फिल्ट्रेट, 180 लीटर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, उसी को तो समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्या होता है, 125 ml हमारे बॉडी में लगभग क्या बनता है, फिल्ट्रेट, और एक दिन में कितना बनता है, 180 लीटर। आयशा बोलेगी क्या पता करते यार, क्या चल रहा है, ऐसा कुछ में समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक, नहीं तो मालूम पड़ा आयशा के कुछ दिमाग में जा रहा नहीं, ठीक है। तो 180 लीटर यहाँ हमारे बॉडी में पूरा क्या बनता है, फिल्ट्रेट। लेकिन उससे सिर्फ पेशाब कितना बनता है, 1.5 लीटर। ये कैसा होता है, अब इसको समझना है। तो हम क्या कहते हैं कि जो गुर्दा है, गुर्दे में ग्लोमेरुलर
इंतजाबी जो शरह है उसको बाकायदगी के लिए मुकम्मल तरीक़ेकार होती है। हमारे बॉडी में ये जो GFR है, ये GFR हमेशा मेंटेन किया जाता है। इसमें हमेशा क्या की जाती है? बाकायदगी, यानी इसको क्या किया था? रेगुलेट, कंट्रोल किया जाता है। जैसा अभी हमने इससे पहले भी किसके रेगुलेटर की बात किए थे? किडनी, सॉरी लंग्स, उससे पहले सर्कुलेशन, दिल, उससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वैसे ही हमारे किडनी के ऊपर भी कंट्रोल होता है, रेगुलेशन होता है। उसको ये बोला गया है कि उसने हर मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनाना है? 125। हर मिनट में कितना बनाना है? 125। ना वो इससे ज्यादा बनाएंगे ना इससे। इसका मतलब उसको छड़ी लेके हमेशा सीधा रखना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब उसको हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो एक इसी तरह का असर आफरी तरीका जिसको कहा जाता है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है, एक तरीक़ेकार है। जैसा हमने कहा ना कि हमारे दिल की धड़कन को मेंटेन रखने का काम हमारा मेड्यूला करता है, रेस्पिरेशन को करने का काम मेड्यूला करता है, याद आ रहा है? तो वैसा यहां पर किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को 125 ml पर मिनट मेंटेन करवाना है। तो वहां छड़ी लेकर कौन खड़ा हुआ है? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। यानी उसको समझाने वाला कौन है? वहां पर जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है। देख सुफियान, तूने रोज पढ़ना तो तू नीट निकलेगा। तो ऐसा देख किडनी, तूने हर मिनट में कितना बनाना है? 125 ml। तो ये बना बोलने वाला कौन है? JGA। क्या नाम है उसका? JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या नाम रखा गया उसका? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। नाउ अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये JGA क्या है ना? दिमाग क्या है? सबने पढ़ा कि दिमाग के अंदर 3 हिस्से रहते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन ना। वैसे ही JGA क्या है? तो ये जो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस है, ये एक खास असर पजीर हिस्सा है जो किससे मिलके बना हुआ है? जो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? DCT में मौजूद खलियों के तरमीम और उस DCT के उनके मिलने की जगह पे, यानी जहां DCT है उसकी जगह पर आके मिलेगा। जो कौन आके मिलेगा? एफरेंट आर्टेरियोल। इसका मतलब यह है कि DCT और एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल मतलब कौन हो गया? खून लाने वाला या ले जाने वाला? लाने वाला, ठीक है ना? बूमर्स कैप्सूल में जो खून लाता है, तो बूमर्स कैप्सूल में जो खून ला रहा है वो ब्लड वेसल और लूप ऑफ हेनले का जो आखिरी वाला कॉइल स्ट्रक्चर है DCT, वो एक जगह पे दोनों भी मिल जाते हैं। और जहां पर भी वो एक दूसरे से मिलते हैं उस जगह पे जो मॉडिफाइड, उसको बोला जाता है सेल्यूलर मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? सेल्यूलर मॉडिफिकेशन, सेल्यूलर मॉडिफिकेशन। और यहां पर क्या बोला गया है? यहां पर बोला गया है खलियों का तरमीम, खलियों के तरमीम शुदा हिस्से को, खलियों का तरमीम शुदा हिस्सा। ये जो खलियों का तरमीम शुदा हिस्सा या ये सेल्यूलर मॉडिफिकेशन है उसको बोला जाता है JGA। क्या बोला जाता है इसको? JGA। तो जब DCT और जब एफरेंट आर्टेरियोल एक दूसरे के आजू बाजू आएंगे तो जहां पर वो एक दूसरे से जुड़ेंगे वो एरिया के अंदर कुछ तो भी मॉडिफिकेशन होगा। और वो जो मॉडिफिकेशन रहेगा, जो तरमीम रहेगी, उस तरमीम का नाम क्या रख दिया गया है? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब सवाल ये आता है कि ये जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस करेगा क्या या कब काम करेगा? हमने पहले बात क्या की? हमने कहा कि गुर्दे की जिम्मेदारी ये है कि वो एक मिनट में क्या करें? 125 ml फिल्टर बनाए, ठीक है? अगर वो कम या ज्यादा करेगा तो उसको समझाने का काम कौन करेगा? JGA। JGA कौन है? DCT प्लस एफरेंट आर्टेरियोल की तरमीम शुदा शक्ल या सेलुलर मॉडिफिकेशन। अब ये JGA करता क्या है? यह सवाल ये आता है कि JGA कब ये काम करेगा या JGA कब काम करेगा और क्यों करेगा, ठीक है? नाउ ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है क्या? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है तरमीम, तब्दीली।
मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तरमीम, तब्दीली। मेरा नाम जावेद है, ठीक है, अब मेरा नाम है शेख जावेद, अब मेरे आगे किसी ने जावेद खान कर दिया तो मेरे नाम के अंदर क्या हो गई? तरमीम, तब्दीली, मॉडिफिकेशन। ठीक है, समझा गया? हुजैफा, यार ये बाजी का नाम क्या है यार? ये क्या नाम है बच्ची का? हाँ ठीक है, हाँ सर समझ गया। ठीक है, नाउ अब क्या है, जैसे ही GFR डिक्रीज होगा, GFR रेट क्या हो जाएगा? कम। डिक्रीज होना, कम होने का मतलब क्या है? हमेशा होना कितनी चाहिए? 125। हमेशा कितनी होना चाहिए? लेकिन 125 की जगह ये 110 हो गया। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये 110 होगा तो JGA को गुस्सा आ जाएगा, मतलब JGA क्या हो जाएगा? एक्टिवेट, फाल हो जाएगा, है ना। और जैसे ये फाल होगा तो ये सबसे पहले काम क्या करेगा? JGA GFR में गिरावट से JG खलिया तापकार हो जाएगा। यानी ये जो JGA है, JGA के अंदर भी कौन है? JG सेल। कौन है? JG सेल। और ये तापकार होगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या निकलेगा? रेनिन। ये JG सेल क्या रिलीज करेंगे? JG सेल रिलीज करेंगे एक एंजाइम जिसका नाम क्या है? रेनिन। हाँ बहुत अच्छे, मेरे को लगा इधर मंसूर बहुत अच्छा याद दिलाए। वो रेनिन ये वाला है, RENNIN। और उस वक्त भी मैंने ये बात बोला था कि मैं आपको वहां याद दिलाऊंगा रेनिन। जब हमने कहा ना बच्चों के अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर खून के हाजमे के लिए, वहां पर तो वो ये रेनिन है, RENNIN। और किडनी के काम को कंट्रोल करने वाला जो है वो ये है, RENIN, रेनिन। याद रहेगा, वो रेनिन और ये रेनिन में फर्क है। तो वो रेनिन निकालता है जो खून के ग्लोमेरुलर बहाव को क्या कर देता है? उबारता है। यानी रेनिन जाएगा, रेनिन जाके क्या करेगा? जो खून का प्रेशर है उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और इस तरह से GFR फिर क्या हो जाएंगी? आम हालत। आम हालत मतलब क्या हो गया? दोबारा क्या आ गया? 125 ml/min। इस तरह से हर एक दिन में हमारे पास कितना बनेगा? 180 लीटर। अगर एक दिन में बनने वाला 180 लीटर मख्तर की मिकदार का मुकाबला एक दिन में बनने वाले पेशाब से अगर किया जाए तो हम ये कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर 99% मख्तर क्या कर लिया गया? दोबारा इंतजाम कर लिया गया। इसलिए दूसरी स्टेप क्या रहेंगी? रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो दूसरी स्टेज दूसरे दिन यानी कल देखेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक, चलिए अब इसके बाद हम 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करना है बच्चों में। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।